हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। आज का सेशन जैसा कि आप जानते हैं अपने आप में बड़ा ही अनोखा अनूठा सेशन होने वाला है। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के सेशन में टूथ इन आई सर्जरी। काफी बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी अनोखी सर्जरी है या आंखों में दांत का क्या काम है। तो इसके ऊपर जानकारी लेनी है आज। ये एक बड़ी ही अनोखी सर्जरी है। बहुत ईयर्स के रिसर्च के बाद इस सर्जरी का ये रूप आ पाया है एंड ट्रूली अमेजिंग। ये ऐसे लोगों को दृष्टि वापस करने के लिए बड़ी कामयाब होती है जिनमें आई में कुछ डैमेज हो गया है, परमानेंट डैमेज हो गया, और वो भी मेनली कॉर्नियल डैमेज हो चुका है। कॉर्निया जैसा कि आप जानते हैं एक ट्रांसपेरेंट सी परत होती है हमारे आंखों के ऊपर। फ्रंट पोर्शन में अग्रभाग में व्हाइट में स्क्लेरा होता है और बीच में होता है कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे ही लेंस होता है। कॉर्निया की लेयर और लेंस के बीच में एक लिक्विड फिल्ड रहता है, उसको एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। लेंस के पीछे और रेटिना तक जो लिक्विड फिल्ड होता है उसको विट्रियल ह्यूमर के नाम से भी जानते हैं। आईज के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं और आई के बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उस आई में अगर कॉर्निया में डैमेज हो जाए तो किस तरह से उसको रिप्लेस किया जा सकता है दांतों के द्वारा। तो दांतों से दृष्टि वापस आ जाए, ये बड़ी अनोखी बात है। तो इसी अनोखी चीज के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन है। लेकिन इससे पहले आप सब बच्चे जो मेडिकल एस्पायरेंट हैं, जो आगे चल करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सर्जन बनना चाहते हैं, जिनका सर्जरी में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत दिलचस्पी है। तो मैं सेशन की शुरुआत सर्जरी क्या चीज होती है, सर्जरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स दिखाऊंगा, जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन। ये चीजें आपको एक गुड इंसाइट देंगी कि किस तरह से सर्जिकल प्रोसीजर्स को करा जाता है। फिर उसके कंपैरिजन में जब आप देखेंगे कि आंखों में किस तरह से दांतों को फिट करना है, सो देन यू विल रियलाइज, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये सर्जरी कैसी अनोखी है, नॉर्मल ट्रेडिशनल सर्जरी से किस तरह से अनोखी है। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का जो इस वक्त सेशन में आए हुए हैं। थोड़ी देर का और इंतजार, और इसके बाद ही आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि टूथ इन आई सर्जरी होता कैसे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पायोनियरिंग सर्जरी, राइट। जो दांतों से डील करते हैं उनको डेंटिस्ट कहते हैं, और जो आंखों में डील करते हैं उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। यहां पर डेंटिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दोनों ही मिल जाते हैं, है बात की नहीं। लेकिन ध्यान रहे, डेंटिस्ट कैन नॉट परफॉर्म सच बिगर ऑपरेशन अपार्ट फ्रॉम द टीथ। डेंटल सर्जरी के अलावा डेंटिस्ट और कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि आंखों के स्पेशलिस्ट होते हैं, एमबीबीएस होते हैं, एमडी होते हैं, काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशन होता है, वो दांत निकाल सकते हैं, उनको अलाउड है। लेकिन एक डेंटिस्ट को अलाउड नहीं होता, यानी कि डेंटिस्ट को कुछ लिमिटेशंस रहते हैं बच्चों, ये आप समझ ही सकते हैं। तो इसी की वजह रही कि मैं डेंटिस्ट नहीं बना। मुझे मौका जरूर मिला था लेकिन मैं नहीं बना। उसके बारे में काफी बच्चे जो मुझसे काफी पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। फिर किसी सेशन में इन बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो स्वागत है। बहुत से बच्चे, मेरे सारे बच्चे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो बच्चों अब सावधान हो जाइए। मैंने एक चैलेंज दिया था इस सेशन के लिए। मैंने ये कहा था कि जिन बच्चों को अगली स्लाइड में दिखाई गई सर्जिकल प्रोसीजर्स को देख करके डर लग जाए, अभी से डिसाइड कर लीजिए कि कल को आपने नीट क्लियर किया, इतनी मेहनत करी, और वहां जाकर के 1-2 साल में एमबीबीएस के कोर्स में आपको लगा कि भाई ये मेरे बस की नहीं है, तो ऐसा काम मत करिएगा। अभी से डिसाइड कर लीजिए। कमजोर दिल के बच्चे सेशन को ना देखें, अभी अभी आप सेशन को छोड़ करके जा सकते हैं। जो कमजोर दिल के बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट कमजोर दिल के हैं, जिनको लगता है कि वो झेल नहीं पाएंगे आगे के टॉपिक को, तो वो सेशन को अभी छोड़ करके जा सकते हैं, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि बीच में फिर आप डरते रहेंगे, उस वो काम ठीक नहीं है। तो जिनको नहीं देखना वो ना देखें, लेकिन जिनको देखना है वो धैर्य से देखें, ध्यान से देखें, धैर्यपूर्वक देखें, पूरे इत्मीनान से देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें और जानिए कि सर्जरी में क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं। तो आज का वैसे तो विषय हमारा टूथ इन आई सर्जरी है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे जनरल सर्जिकल प्रोसीजर से। तो सर्जरी क्या होती है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, सर्जरी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि कंसर्न है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, डिजीजेज एंड एनी अदर डिसऑर्डर बाय मैनुअल मीन्स और बाय इंस्ट्रूमेंटल मीन्स।
या तो मैन्युअली, सिर्फ दवा की वजह से नहीं, मैन्युअल मॉडिफिकेशन करके अगर कुछ चेंजेस किए जाएं तो इसको कहते हैं सर्जरी। यहां पर आप एक छोटी सी क्लिप देख रहे हैं, ये मेरे साइड में देख लीजिए, ये क्लिप चल रही है। यहां पर एक पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट करना है और देख लीजिए इस डब्बे में लंग का जो, यानी कि जो डोनर का लंग है वो लाया गया है। देख लीजिए किस तरह से खोला जाता है और किस तरह से उस लंग को डिसमेंटल किया जाएगा। उधर प्रिपरेशन है सारा का सारा, ऑपरेशन टेबल पर तैयार है पेशेंट जिसके अंदर लंग का ट्रांसप्लांट करना है। बड़ा ही खतरनाक ऑपरेशन है ये। खतरनाक इसलिए कि जो लंग लगानी है उसको इतनी सावधानी से लगाना पड़ेगा कि जिस पेशेंट के अंदर लगाना है उसके अंदर दोबारा से फिर वो सारा का सारा इंतजाम स्टार्ट हो जाए। यानी कि लंग्स में जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता, एयर आएगा तो फूल जाएगा, एयर बाहर जाएगा तो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं कुछ मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, डायाफ्राम, ये नेचुरली लंग के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को मेंटेन करते हैं। तो लंग ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। तो सर्जरी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि सर्जरी वो ब्रांच है मेडिसिन की जो कि कंसर्न्ड है विथ ट्रीटमेंट ऑफ किसी भी इंजरी का ट्रीटमेंट, डिजीज का ट्रीटमेंट या किसी डिसऑर्डर का मैनुअल और इंस्ट्रूमेंटल मीन से ट्रीटमेंट, इसी को कहते हैं सर्जरी। दिस इज नोन एज सर्जरी। ठीक है, इस सर्जरी को देखें, मैं आपको थोड़ी सी सर्जरी के बारे में हिस्ट्री भी बताता चलूंगा ताकि आपको समझ में आए। किसी किसी को कुछ खाने के पदार्थ के रूप में भी लग रहा है ना। इसका मतलब है कि आप काफी दिलेर हैं, आप डॉक्टर बनने योग्य हैं। राइट, आप डॉक्टर बनने योग्य हैं। जो बच्चे डॉक्टर बनने योग्य हैं उनको ये चीज बिल्कुल डरावनी नहीं लगेगी, और जिनके अंदर कमजोर दिल वाले हैं अभी आज ही डिसाइड हो जाएगा कि डॉक्टर बनने लायक है कि नहीं। तो बच्चों बात हो रही है यहां पर सर्जरी की, कि सर्जरी क्या चीज है। सर्जरी वो ब्रांच है मेडिसिन की जो किसी भी इंजरी, घाव, चोट, डिजीज, किसी डिसऑर्डर को मैनुअल और इंस्ट्रूमेंटल मीन से ठीक करने की क्षमता रखती है, वो है सर्जरी। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, ऑपरेशन के वक्त कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस का ध्यान देना। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस यानी कि बॉडी के इंटरनल जो संरचना है उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। होम्योस्टेसिस हैज टू बी रिस्टोर्ड। और कैसे रिस्टोर करेंगे होम्योस्टेसिस को? अरेस्टिंग ऑफ ब्लीडिंग सबसे जरूरी है, क्योंकि रक्तचाप तो रहता ही है, ब्लड प्रेशर तो होता ही है सब में, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर दूसरी चीज है, लेकिन ब्लीडिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस। ये देख लीजिए लंग को तैयार किया जा रहा है बच्चों ट्रांसप्लांट करने से पहले। दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग द लंग्स टू बी ट्रांसप्लांटेड टू द पेशेंट। ध्यान से देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, लेकिन जो आंखों वाला है वो अभी आपको दिखाई देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस में टू अरेस्ट द ब्लीडिंग। मैंने कई ऑपरेशंस खुद अपनी आंखों के सामने देखे हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं, और कई फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ के पढ़ने वाले, कई सारे डॉक्टर हैं, तो उनके साथ भी मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं डायरेक्ट लाइव ऑपरेशंस को देख सकूं, और मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पे काफी बन पाई है। तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। अरेस्टिंग ऑफ ब्लीडिंग करना है, ब्लीडिंग को रोकना है। इट इज यूज्ड अचीव्ड बाय द मींस ऑफ ए होम्योस्टैट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक क्लैंप होता है जिससे रोक दिया जाता है। जहां पर भी कट किया जाता है तो सबसे पहले क्लैंप लगा दिया जाता है ताकि टिश्यूज और ब्लड वेसल को ऐसे जकड़ के पकड़ लिया जाए ताकि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, एक बार आपने क्लैंप लगा दिया उसके बाद स्यूचर्स लगाए जाते हैं, यानी कि धागे से सिलाई कर दी जाती है। जिन आर्टरीज को, जिन वेसल्स से खतरा रहता है ब्लीडिंग होने की, उनमें जो है स्यूचर लगा दिए जाते हैं, स्टिचिंग कर दी जाती है, या एक तरह से नॉट लगा के बांध देते हैं उसको। समझ में आ रही बात? तो पहले क्लैंप से पकड़ लिया जाता है और उसके बाद फिर उसको बांध देते हैं, कुछ कुछ इस तरह से। अगला अब दिखाता हूं आपको। तो ये तो आपने देख लिया किस तरह से लंग ट्रांसप्लांट हो रहा है। कमजोर दिल वाले बच्चों के लिए ये दृश्य नहीं है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन सर्जरी आर स्टिल द स्कालपेल, यानी कि छुरी जिसको कहते हैं, नाइफ। बिना नाइफ के, बिना कट किए ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, कट तो करना ही पड़ेगा। होम्योस्टैटिक फोर्सेप्स को यूज करना है, फ्लेक्सिबल टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप यूज किए जाते हैं, वुंड रिट्रैक्टर यूज किए जाते हैं फॉर एक्सपोजर, क्रशिंग एंड नॉन क्रशिंग क्लैंप यूज किए जाते हैं इंटरनल एंड वैस्कुलर सर्जरी के लिए, एंड द कर्व्ड नीडल
इन डेप्थ वर्किंग के लिए कर्व्ड नीडल की आवश्यकता होती है। ये देख लीजिए बच्चे, ये ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा है। दिस इज द रिमूवल ऑफ अ ट्यूमर विच हैज डेवलप्ड इन अ ह्यूमन ब्रेन। आपने देखा होगा यहां पर, ये देख लीजिए धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये स्टिचेस आपको दिख रही हैं, ये क्लैंप और स्टिचेस लगा दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से काम करते हुए डैमेज होने की संभावना ना हो। इस तरह के ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से देख लीजिए ब्रॉड किया जा रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट पॉइंटेड नहीं है। अगर ब्रेन में एक भी नस कट गई, एक भी कोई वहां पर न्यूरॉन डैमेज हो गया, परमानेंटली डिसेबल हो सकता है इंसान जिंदगी के लिए। देख लीजिए किस तरह से ऐसे ऐसे हिला हिला के ब्लंट ऑब्जेक्ट, यानी कि मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट हो तो मैं इस एंड को ना यूज करके इस एंड को यूज करूं फॉर एक्सट्रैक्टिंग द ट्यूमर। इसके बाद उस ट्यूमर की जड़ों को देखा जाएगा और फिर वहीं से कट किया जाएगा जहां से एक्स्ट्रा ग्रोथ है। यानी कि एक भी परसेंटेज अगर रियल न्यूरॉन कट गए तो बंदा हो गया जिंदगी भर के लिए डिसेबल, क्योंकि ब्रेन का सवाल है बच्चों। आपको जानकर के हैरानी होगी, फॉरेन में जब किसी किसी इंसान को ब्रेन ट्यूमर के लिए ले जाया जाता है तो सर्जन उसको बता देते हैं कि आपका ऑपरेशन होने जा रहा है, घर वालों से मिल लीजिए, क्योंकि गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद आप घर वालों से मिल पाएंगे। ऐसा मार्मिक दृश्य होता है, फूट फूट कर रोते हैं वो लोग, क्योंकि वो थोड़े इमोशनल ज्यादा होते हैं। हमारी कंट्री में डॉक्टर थोड़ा बताना प्रेफर कम करते हैं, क्योंकि यहां पर लोग फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को, है ना। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इन डेप्थ नॉलेज के बारे में आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में बता देता हूं कि सर्जरी कहां से शुरू हुई, सर्जरी कब शुरू हुई होगी। बच्चों ध्यान दीजिए, सर्जरी की जो शुरुआत कही जाती है, यानी कि जब शुरुआत हुई सर्जरी की, वो वक्त था जब किसी घाव को किसी ने सबसे पहले कट करके निकालने की सोची होगी, वहीं से सर्जरी की शुरुआत है। यूरोपियन हिस्ट्री में सर्जरी को इसी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन हमारी कंट्री में सुश्रुत जैसे प्लास्टिक सर्जन हुए हैं जो कि 6th सेंचुरी बीसी में ऐसे अनोखे अनोखे तरीके से प्लास्टिक सर्जरी कर दिया करते थे कि क्या ही बताया जाए। समझ में आई बात? तो वैसे अगर हम बात करें सर्जरी की, तो पहले के टाइम पे जब डिसइंफेक्टेंट नहीं होते थे, एनास्थेशिया नहीं होता था, किसी इंसान को अगर ट्यूमर हो जाता था तो बच्चों वो ईश्वर से कामना करता था कि ईश्वर मौत दे दीजिए, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा पेनफुल हुआ करता था उन दिनों में। क्या करते थे, 8-10 लोग एक इंसान को पकड़ के जबरदस्ती लिटा दिया करते थे स्ट्रेचर के ऊपर जहां पर ऑपरेशन थिएटर है, और फिर डॉक्टर ऑपरेट करता था। 50% लोग उस शॉक से मर जाते थे, इतना ज्यादा दर्द होता था, और जो रिमेनिंग बचे वो बेचारे इन्फेक्शन से मर जाते थे। यानी कि चांसेस बहुत कम रहते थे सर्जरी में सरवाइव करने के। समझ में आ रही बात? तो सर्वाइवल वाज अ डिफिकल्ट टास्क। तो अब आज की डेट में बच्चों सर्वाइवल बड़ा आसान हो गया है, लेकिन सर्जरी भी काफी जटिल हो गई है। चलिए, काफी आप लोग जो हैं बच्चे बने रहे, इसका मतलब है आप सब डॉक्टर बनने योग्य हैं। आप बिल्कुल भी नहीं घबराए ऐसी ऐसी महान और विशेष सर्जरीज में। अब चलिए बात करते हैं दांत को निकाल के आंख में लगाने वाली सर्जरी के बारे में। द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई दुनिया का सबसे खूबसूरत नगीना है, आप समझ लीजिए। ये इतना सुंदर जेम है कि किसी हीरे या किसी मोती को इसके साथ कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। इंसानी आंख बड़ी अनोखी चीज है। तो इस आंख के साथ कैसे आई साइट को रिस्टोर करना है, आई साइट को कैसे बचाए रखना है, इसके लिए डॉक्टर्स ने क्या क्या प्रोसीजर्स अपनाए हैं, उन प्रोसीजर्स के बारे में अब हमारी जानकारी होने जा रही है ना। इंसानी आंख देख लीजिए, आपको जान करके हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में भी एक गैलेक्सी पे साइंटिस्ट ने कुछ इस तरह से आंख जैसा ही स्ट्रक्चर देखा और उसका नाम दे दिया गॉड्स आई, भगवान की आंख। अब भगवान की आंख है भी कि नहीं है नहीं पता, लेकिन जो चीज अपने इमेजिनेशन से बियॉन्ड होती है उसको हम गॉड के साथ जोड़ दिया करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अच्छा, आंखों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो व्हाइट पार्ट आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बच्चों, ये मेरे बैकग्राउंड में जो व्हाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट पोर्शन है स्क्लेरा, है ना। स्क्लेरा है व्हाइट कलर का पोर्शन। और ये जो फ्रंट में आप ट्रांसपेरेंट सा उभार सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जिसके ऊपर लेंस भी लगाया जाता है, इसको कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया शरीर का एक नायाब हिस्सा है जिसको ब्लड सप्लाई के थ्रू ऑक्सीजन नहीं मिलता, एयर से ऑक्सीजन ले लेता है।
ये कॉर्निया अगर कभी डैमेज हो जाए तो क्या करना है? Tooth in eye surgery, also called osteoodontokeratoprosthesis, OOKP। OOKP के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। टूथ इन आई सर्जरी, जिसको ऑस्टियोओडोंटोकेराटोप्रोस्थेसिस, ये प्रोस्थेटिक आंख है। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है नकली आंख। हालांकि आइस जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट दिस इज प्रोस्थेसिस प्रोसेस। जैसे प्रोस्थेटिक लेग लगा दिए जाते हैं, प्रोस्थेटिक लेग क्या होते हैं? नकली पैर। तो इसी तरह से ये देख लीजिए आंख। अब ये आंख आपको कुछ अजीब सी लग रही होगी, कुछ बच्चे डर के मारे सोच रहे होंगे ये है क्या चीज। तो बच्चों ये देखिए, यहां पर जो आंख में ये टिश्यू आप देख रहे हैं ना, ये स्क्लेरा नहीं है, ये तो सब निकाल दिया गया आंख से। आंख के ऊपर एक अनोखा स्ट्रक्चर एपिथेलियल टिश्यू को ग्रो कराया गया है। एपिथेलियल टिश्यू है। इस एपिथेलियल टिश्यू के मध्य में यहां पर एक लेंस लगा हुआ है, दांतों के बीच में फंसा करके लगा दिया गया है। तो चलिए इस प्रोसेस के बारे में जरा डिटेल में जानकारी लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। ये अनोखी सर्जरी किसने इजाद करी? 1960 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया था प्रोफेसर बेनेडिक्टो स्ट्रैम्पेली ने, सैन कैमिलो हॉस्पिटल इटाली में। ये है प्रोफेसर बेनेडिक्टो स्ट्रैम्पेली, वो महान डॉक्टर, वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने इस तरीके के बारे में बताया था। लेकिन ध्यान रहे उस टाइम पर इस प्रोसेस को इजाद नहीं किया जा सका। तो दिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1960s बाय प्रोफेसर बेनेडिक्टो स्ट्रैम्पेली, एक बहुत महान वैज्ञानिक इटाली के, सैन कैमिलो हॉस्पिटल के डॉक्टर, इन्होंने जो है किया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कॉर्निया डोनेट। बच्चों कई बार कॉर्निया डोनेट करने की भी सिचुएशन नहीं होती, आई में इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि कॉर्निया बड़ा छोटा सा पोर्शन है, उसको रेस्ट करने के लिए पूरा का पूरा स्क्लेरा वगैरह चाहिए, स्क्लेरा, कंजंक्टिवा, ये टिश्यू क्लियर होना चाहिए। अगर किसी इंफेक्शन से ये टिश्यू भी लॉस्ट हो जाएगा तो रीग्रो कैसे करेंगे? इसी वजह से ये प्रोसेस इस्तेमाल में किया जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। OOKP may be used for patients whose blindness is caused by irreversible damage to the cornea। अगर कॉर्निया में ऐसा कुछ डैमेज हो गया कि वो इरिवर्सिबल है, तो दोबारा नहीं लाया जा सकता, रिस्टोर नहीं किया जा सकता, तो क्या करेंगे? इस प्रोसेस का एक और फायदा है बच्चों, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी अगर हम करते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक केसेस में पॉसिबल होता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कुछ स्पेसिफिक केसेस में पॉसिबल होता है, और उसमें भी रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। किसी और का कॉर्निया यूज किया जा रहा है, तो कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह, ये देख लीजिए ये कॉर्निया डैमेज हो चुका है, अब इस कॉर्निया को रिमूव किया जा रहा है। तो ये OOKP टेक्निक जो है, ऑस्टियोओडोंटोकेराटोप्रोस्थेसिस, इसमें कॉर्निया को निकाल दिया जाता है। करते कैसे हैं, चलिए पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। तो कॉर्निया क्या है भाई? कॉर्निया इज द आउटर लेयर ऑफ द आई विच गेट्स डैमेज सीवियरली, है ना, अदर ट्रीटमेंट फेल। इफ डैमेज सीवियरली, इसमें बाकी ट्रीटमेंट फेल कर जाते हैं, अदर ट्रीटमेंट्स फेल, यानी कि कॉर्निया अगर बहुत ज्यादा क्षत विक्षत हो गई है तो कोई और प्रोसेस काम नहीं करेगा। ऐसे प्रोसेस में आई को रिस्टोर करने के लिए यही एक इकलौता माध्यम बचता है। इस प्रोसेस को फेल्सिनेली ने मॉडिफाई किया इन अ स्टेप वाइज फैशन, कुछ स्टेप वाइज प्रोसेसेस में मॉडिफाई किया और इंप्रूव किया, और फिर इस टेक्निक को री इंट्रोड्यूस किया गया 1990 में, यानी कि 30 साल के बाद। जिस डॉक्टर ने सबसे पहले, इटाली के जिन डॉक्टर ने इस प्रोसेस को सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करी थी विस्तार से, उसको 1990 के दशक में दोबारा काम में लाया जाना शुरू हुआ, यानी कि वर्क शुरू हो चुका इस प्रोसेस के ऊपर। ये देख लीजिए दांत निकालने की प्रक्रिया चल रही है। दांत में भी कौन सा दांत निकालते हैं? केनाइन टूथ ज्यादा निकाला जाता है, क्योंकि केनाइन टूथ की रूट जो है बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है, और दूसरा थोड़ा सा पॉइंटेड होने की वजह से फिट हो जाता है आंखों में बड़े आसानी से। ठीक है। नाउ द टेक्निक यूज्ड a composite bone tooth lamina to help anchor a polymethyl methacrylate cylinder to the cornea। कॉर्निया के अंदर एक सिलेंडर फिट किया जाता है जो कि एक तरह का पॉली एक्राइल चीजों से बना हुआ है, पॉलीमिथाइल, यानी कि प्लास्टिक का एक सिलेंडर फिट किया जाता है दांतों के बीच में। उस सिलेंडर के बीच में प्लास्टिक का लेंस रखा जाता है, उसके बाद ये दिखाई देता है। तो इस प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नाउ दिस इज नाउ नोन एज
मॉडिफाइड ऑस्टियोओडोंटो केराटोप्रोस्थेसिस। अब इसको MOOKP के नाम से जाना जाता है। बात किसी भी नाम से जाना जाए, हमें तो प्रोसीजर पता होना चाहिए, करते कैसे हैं। ये देख लीजिए, ये आई के ऊपर लगा दिया गया टिश्यू और ये एक छोटा सा छेद है, ये दांतों के बीच में से छेद है। चलिए मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूं। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स फर्स्ट द रिमूवल ऑफ पेशेंट्स कैनाइन और प्रीमोलर टीथ। सबसे पहले कैनाइन या प्रीमोलर एक दांत को निकाल लिया जाए। एक दांत को चूज कर लेते हैं, ये कैनाइन, ये पॉइंटेड वाला, या इसके पीछे प्रीमोलर है ना। या तो कैनाइन या प्रीमोलर दांत को ले लिया जाता है कि भाई इसी दांत को यूज करना है। वो देख लीजिए, लेने के बाद यहां से स्किन निकाली गई, ये देख रहे हैं, ये देख लो। तो इसमें तो थोड़ा बहुत ही समझाया गया है इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, आगे मैं आपको इस पूरे की पूरे प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दांत निकाला जाएगा। ये देख लीजिए, दांत निकाला जाएगा। ये दांत निकाल लिया गया। दांत को निकालने के बाद उसके अंदर ड्रिल किया गया, उसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया गया प्लास्टिक का, और उसको चीक के गालों के बीच में फंसा के रखा जाता है कुछ दिनों तक, ताकि ब्लड वेसल डेवलप कर जाएं। नहीं तो वो आंख से निकल के गिर जाएगा, वो आंखों में ठीक से फिट नहीं होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। नाउ अब आई को ओपन करते हैं। The eye is opened up and the entire inner surface of the eyelid, हमारी आईलिड के अंदर का जो भी सरफेस है, सॉफ्ट टिश्यू सब निकाल दिया जाता है। कॉर्नियल सरफेस एंड ऑल स्कार टिश्यू रिमूव, जो भी डैमेजिंग टिश्यू है सब निकाल देते हैं। देखो पूरी आंख को एकदम छील दिया, जैसे आपको देख करके लग रहा होगा कि बॉइल्ड पोटैटो को छीला जा रहा है, उबले हुए आलू को छील दिया गया। इस तरह से देख लीजिए किस तरह से निकाल दिया गया। कॉर्निया पकड़ के खींच के निकाल दिया गया, पूरा सॉफ्ट टिश्यू एकदम साफ कर दिया जाएगा आंखों का। अब आप समझ लीजिए कैसा खतरनाक प्रोसेस है, लेकिन ये बड़ा काम का प्रोसेस है। तो आईलिड को ओपन किया गया, इनर सरफेस ऑफ द आईलिड को पूरा का पूरा सफाई करके निकाल दिया गया, स्कार टिश्यू सारा का सारा निकाल दिया। अब क्या करेंगे, नाउ इनर म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द चीक, हमारे गालों की अंदर की म्यूकोसल लाइनिंग, ये इसके अंदर की लाइनिंग को, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है आंखों के ऊपर। उसको ट्रांसप्लांट करते हैं आंखों के ऊपर और उसको ग्रो कराया जाता है। आईलिड बंद कर दिया, कुछ दिनों में ग्रो कर जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं भाई हमारी ही बॉडी का टिश्यू हमारी ही बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में रिजेक्ट नहीं होगा। इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा फायदा यह कि हमारा दांत हमारी आंख में रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे बॉडी का हिस्सा है। समझ में आ रही बात। तो जो भी पोर्शन हमारे बॉडी का हिस्सा होगी वो रिजेक्ट नहीं होगा। इसी वजह से आंखों के ऊपर सब कुछ सेल्फ यानी कि अपनी ही बॉडी का लिया जाता है, अपनी ही बॉडी से सारे के सारे टिश्यू लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनर म्यूकोसल लाइनिंग ले ली गई, इनर म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द चीक, इट इज ट्रांसप्लांटेड ऑनटू द न्यू सरफेस ऑफ द आई। आंखों का जो सरफेस क्लीन कर दिया गया, उसके ऊपर इनर म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द चीक को ट्रांसप्लांट कर दिया गया, गालों से लेकर के। वो यहां से भी निकाल सकते हैं, अंदर से भी निकाल सकते हैं। इनर लाइनिंग है कहीं से भी, आउटर लाइनिंग नहीं, ये ऊपर वाली नहीं। तो ये देख लीजिए, इस पेशेंट के गालों को यहां से निकाला जा रहा है, यहां से स्किन निकाली जा रही है। स्किन निकाल के अंदर की लाइनिंग को लेकर के ग्राफ्टिंग कर दिया जाएगा आंखों के ऊपर। समझ में आई बात। अभी तो पार्ट ऑफ द प्रोसीजर बताया मैंने। अब देखिए, द टेक्निक यूजेस पेशेंट्स ओन टूथ एज द बॉडी इज अनलाइकली टू रिजेक्ट इट। इसका रिजेक्शन नहीं होता। टूथ को निकाल करके टूथ के अंदर एक होल किया जाता है, दांतों के अंदर होल किया जाता है, ड्रिल किया जाता है बड़ी ही तेजी के साथ। और इसके लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से, जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, इसके लिए बड़ी छोटी छोटी अनोखी ड्रिल्स आती हैं, उससे दांतों के बीच में ड्रिल किया जाएगा और एक प्लास्टिक का लेंस फिट कर दिया जाएगा दांत में। तो आंखों को पहले सफाई कर ली, इनर लाइनिंग ऑफ द चीक को आंखों के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया, जिस आंख में दिक्कत है उस आंख के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया। एपिथेलियल, आंख तो पूरी लाल हो गई, एपिथेलियल टिश्यू से भर गई, व्हाइट पार्ट नहीं है, ऐसी आंखें डरावनी लगती हैं। इसके बाद एक दांत निकाला गया, उस दांत में एक होल ड्रिल किया गया और एक सिलेंडर के माध्यम से एक प्लास्टिक लेंस लगा दिया गया। सिलेंडर के माध्यम से एक प्लास्टिक लेंस लगा दिया गया। अब उस टूथ और लेंस स्ट्रक्चर को पेशेंट के चीक के अंदर डाल दिया जाएगा, गालों के अंदर इंप्लांट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा ताकि ये जो दांत है और जो लेंस है उनके ऊपर ब्लड वेसल्स आ जाएं।
ब्लड वेसल्स आने से आंखों में जब एपिथेलियल टिश्यू के साथ उसको चिपकाया जाएगा तो उसमें ब्लड की सप्लाई होने से टिश्यू उसके ऊपर ग्रो कर जाएगा। दांत के ऊपर टिश्यू नहीं तो दांत तो निकल के गिर जाएगा। आप दांत को कैसे चिपकाओगे? दांत तो खुल के गिर जाएगा आंखों से। है बात की नहीं? ध्यान से समझे, जितने बच्चे सर्जरी में जाना चाहते हैं उस इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। भाई आंख में सॉफ्ट टिश्यू है। मैं चश्मा उतार के दिखाता हूं, ये देखो, ये आंख है मेरी। अब ये आंख के ऊपर अगर मैंने ऐसे टिश्यू लगा दिया पूरा, सोचो ऐसे अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मैं हमेशा चश्मा लगा के रखता हूं, लेकिन आज आपको सर्जन बनाने के लिए मुझे ये चश्मा उतारना पड़ा। तो ये आंख के ऊपर की लेयर में मान लीजिए आपने लगा दिया चीक की इनर लाइनिंग को। इसके बाद जब इसमें दांत फिट करेंगे तो गिर जाएगा ना दांत। तो भाई दांत के ऊपर अगर ब्लड वेसल्स हैं, जब उसको फिट करेंगे तो ब्लड वेसल्स फिर गायब नहीं होंगे। ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लड की सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। समझ में आई बात? दिखाई दिया आपको? आप अपनी आंखों में भी करके समझ सकते हैं। तो जब अब उसको लगाना है तो दांत के अंदर सिलेंडर डाल दिया गया, लेंस डाल दिया गया। उसके बाद गालों की त्वचा को हटा करके उसमें दांत और लेंस कॉम्प्लेक्स को कुछ टाइम के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। कुछ टाइम के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। 3-4-5 हफ्ते तक इसको रख देते हैं कई बार। तो 4-5 हफ्तों में वो डेवलप हो जाएगा, उसमें ब्लड वेसल्स आ जाएंगे। इसके बाद द स्ट्रक्चर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द चीक एंड ट्रांसप्लांटेड इम्प्लांटेड इनटू द आई। इसको इम्प्लांट बोलेंगे, नॉट ट्रांसप्लांट, क्योंकि किसी और पेशेंट से नहीं लेकर के आ रहे, हमारी ही बॉडी का जो है लगाया जा रहा है। ये देख लीजिए, अब वो स्ट्रक्चर निकाला जा रहा है। अब निकाल करके उसको फिट कर देंगे। समझ में आई बात? उसको निकाल करके फिट कर देंगे। पेनफुल प्रोसेस है लेकिन इतना ज्यादा पेनफुल नहीं है, ठीक प्रोसेस है। अब इस स्ट्रक्चर को रिमूव कर दिया जाएगा चीक से और इम्प्लांट कर दिया जाएगा, आंखों में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। लाइट इज एबल टू ट्रेवल थ्रू द लेंस रिस्टोरिंग द पेशेंट्स विजन। तो जब इसको आंखों में फिट कर दिया जाता है तो अब लाइट पास करना शुरू कर देगा उस छोटे से होल से। वो होल किस में है? दांतों के बीच में सुराग है, उसके अंदर एक सिलेंडर है, उसके अंदर लेंस है, उसको लगाया गया, उसी से लाइट पास कर रही है। रेटिना तक जाएगी लाइट और पेशेंट को दिखाई देगी। ये समझने वाली बात। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। 2013 में टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया था, एक ब्रिटिश मैन हु रीगेन्ड हिज विजन आफ्टर अंडरगोइंग ओओकेपी, ऑस्टियो ओडोंटो केराटो प्रोस्थेसिस, रिस्टोर किया गया। एक ऐसे इंसान के ऊपर सबसे पहले किया गया जिस इंसान ने करीब 13 साल पहले अपनी आंखें खो दी थी। 13 साल पहले अपनी आंख खो देने के बाद उस इंसान के ऊपर यह प्रैक्टिस करी गई और आप सोचिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा जब उसको। तो बात जानते हैं कब की घटना है। 1999 में इयान तिबेट नामक एक व्यक्ति ने, उसकी आंख आई साइट लॉस्ट हो गई थी क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। काम करने की जगह पर आंख पे कुछ ऐसी चीज आकर के लगी, शार्प एजेड चीज आकर के लगी, जिससे उसका कॉर्निया डैमेज हो गया था 1999 में, और दोनों आंखें चली गई थी इस इंसान की। अब सोचिए कितना अभागा इंसान रहा होगा, दोनों की दोनों आंखें चली गई। ए पीस ऑफ स्क्रैप मेटल स्टक हिज राइट आई एंड डैमेज्ड हिज कॉर्निया। राइट आई में उसने डैमेज कर दिया कॉर्निया को। ठीक है, राइट आई को सिवियरली डैमेज कर दिया। पीस ऑफ स्क्रैप मेटल स्टक हिज राइट आई। अब इसकी दूसरी आंख में क्या दिक्कत थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है कि इसने अपनी आई साइट पूरी की पूरी खो दी थी। अब या तो उसकी एक आंख में पहले से प्रॉब्लम रही होगी या जो भी रहे, तो एक मेटल का टुकड़ा आकर के उसके कॉर्निया में लगा वर्क में और उसके आई की कॉर्निया डैमेज हो गई। अब कॉर्निया डैमेज हो गई तो क्या करे बेचारा। घटना भी कब हुई? 1999 में। इयान तिबेट नामक एक अंग्रेज नागरिक, उसकी आंखों में इस तरह की कहानी हो गई। ठीक है, अब 13 साल तक वो बेचारा बिना आंखों के ही रहा। इन दिसंबर 2012 Ian underwent OOKP at the Sussex Eye Hospital. It is the only hospital in the United Kingdom that performs the procedure. इसका प्रोसीजर भी हर हॉस्पिटल में नहीं देखने को मिलता है बच्चे। ये बड़ी अनोखी सर्जरी है। इसके लिए कुछ एक हॉस्पिटल अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में कुछ ही एक हॉस्पिटल है जहां पर इस तरह की सर्जरीज होती हैं। तो दिसंबर 2012 में इयान अंडरवेंट ओओकेपी, ऑस्टियो ओडोंटो केराटोप्रोस्थेसिस प्रोसेस। नाम देख लीजिए कैसे कठिन कठिन नाम है। आप सब सोचते हैं कि भाई बायनोमियल नोमेनक्लेचर में सर इतने कठिन कठिन वैज्ञानिक नाम क्यों याद करने को कहते हो? अरे भाई आज याद करना सीखेंगे तो कल आपका ही फायदा होगा। ऑस्टियो ओडोंटो केराटोप्रोस्थेसिस, ससेक्स आई हॉस्पिटल। 2012 में उसने आई साइट को रिस्टोर कराने का प्रोसेस कराया, ये प्रोसीजर कराया इयान तिबेट्स ने। ठीक है,
He was able to see his children clearly for the first time after a long gap of 13 years. 13 वर्षों के बाद इयान तिबेट्स की आंखों में रोशनी वापस आ गई और खुशी देखिए इस इंसान के चेहरे में। तो एक डॉक्टर के लिए जीवन में सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रीटमेंट करना जो जिंदगी से हताश हो चुका हो। जिंदगी से हताश हुआ इंसान, देख लीजिए क्या होती है खुशहाली। इसको कहते हैं आंखों का वापस आना। 13 साल अंधेरे में रहने के बाद, बच्चे सोचिए 13 साल अंधेरे में रहने के बाद किसके अंदर इतनी हौसला रहा होगा कि मुझे जिंदगी में कभी कुछ दिखाई भी देगा। तो भाई चिकित्सा शास्त्र वाकई में, अगर डॉक्टर को गॉड कहा जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डॉक्टर वाकई में गॉड होता है ना। अब आप देख लीजिए, तो इस प्रोसीजर के बाद इस इंसान की खुशी का जो ठिकाना है उसको आप किसी भी चीज के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। यानी कि खुशी इतनी होगी, जैसे आप नीट में क्लियर कर ले जाएंगे आपको भी उतनी खुशी नहीं होगी जितनी इसको हो रही है। आप अगर नीट का एग्जामिनेशन क्लियर कर ले जाते हैं बच्चे, तो तब भी उतनी खुशी नहीं होगी जितनी इस इंसान को 13 साल के बाद आई साइट वापस लाने के लिए। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए, जितने बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जितने बच्चों देखिए, मेडिकल प्रोफेशन में वक्त बड़ी चीज नहीं है। आप लोग कई बार हताश हो जाते हैं और आपके पेरेंट भी परेशान हो जाते हैं। बच्चे का 1 साल बर्बाद ना हो। मेडिकल की तैयारी कर रहा है बच्चा और पेरेंट चाहते हैं कि 1 साल भी, मान लीजिए कोई ड्रॉपर है, पेरेंट नहीं चाहते ड्रॉप करे बच्चा, ग्रेजुएशन में एडमिशन दिला देंगे, किसी और फील्ड में डाल देंगे। नहीं, गलत है। जिसको जीवन में स्टेथोस्कोप लटकाने का सपना जिसने देखा हुआ है, उसको आखिरी ट्रायल तक तो जरूर करना चाहिए जब तक आपकी एज लिमिट है। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा तैयार, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो अपने सपने को बच्चे संजो करके रखिए, उस सपने को बिखरने मत दीजिए। डॉक्टर आप बन सकते हैं, आपके अंदर अगर वो जील है, वो आइडियल है, वो खुशी आप अपने पेशेंट्स में देखना चाहते हैं, तो जरूर लीजिए रिस्क। मैं कहता हूं 1 बार 2 बार तो जरूर ट्राई करिए। मेडिकल प्रोफेशन, नीट के एग्जामिनेशन में सीट काफी ज्यादा है, आप सब जरूर तैयारी करें। छोड़िए मत, हताश मत होइए, पेरेंट को भी समझाइए, क्योंकि ये बच्चों इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी उपलब्धि होगी अगर आप एक डॉक्टर बन जाते। मैं कहता हूं 2 साल बाद ही डॉक्टर आप बने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका हाथ सेट है, आप अपने पेशेंट से प्यार करते हैं, आप अपने ट्रीटमेंट से प्यार करते हैं, आप अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं, तो आप जरूर ग्रेट डॉक्टर बनेंगे। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। माई बेस्ट विशेज विथ ऑल माई बडिंग डॉक्टर्स। हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स जो बडिंग डॉक्टर हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा, प्यार, सपोर्ट आप सबके लिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप ये सपना साकार करें अपने पेरेंट्स का, और पेरेंट्स के सपने के साथ साथ अपने पेशेंट्स का भी सपना आने वाले वक्त में साकार करें। तो ये था आज का सेशन ऑन ऑस्टियो ओडोंटो केराटो प्रोस्थेसिस ट्रीटमेंट। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मैं आपके लिए और भी सर्जिकल सेशंस लेकर के आऊंगा, लेकिन प्रोवाइडेड यही है कि आप सेशन के बाद जरूर कमेंट में लिखें इफ यू वांट मोर ऑफ दिस टाइप ऑफ पायोनियरिंग सर्जरी सेशंस, जो कि डायरेक्ट नीट में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए जरूर इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में पता थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। चलिए बच्चों, अब बारी है ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर क्विज की। आप सब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता मैं बिना क्विज करके आप कराए आपको जाने दूं। अनअकैडमी क्विज के साथ जुड़िए और क्विज करके जाइए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़नी है एज अ डॉक्टर। आप सबको ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर आपकी कितनी तैयारी है मैं देखने जा रहा हूं। चलिए एक क्विज कर लेते हैं। करेंगे क्या, जितने भी नए बच्चे हैं फर्स्ट गो टू प्ले स्टोर, सारे के सारे बच्चे फटाफट प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को करें इंस्टॉल। गो टू द प्ले स्टोर। आफ्टर यू गो टू प्ले स्टोर, जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर इंस्टॉल हो गया, कर लिया है आपने पहले, तो कोई दिक्कत नहीं। नीट यूजी सिलेक्ट करें और प्लस सिलेक्ट कर लें। इसके बाद एक विंडो आएगा टेस्ट का। ये देखिए बच्चे, टेस्ट बटन दिखाई दे रहा है नीचे, इस टेस्ट को क्लिक करेंगे। टेस्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा ज्वाइन क्विज का। ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आएगा। इस ज्वाइन क्विज के टैब को फिर
आप तुरंत के तुरंत टच करेंगे। जैसे ही इसको टच करेंगे एक 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा, जो कि मैं आपके लिए जनरेट करने जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू जनरेट दैट 6 डिजिट कोड, और आपके साथ ही मैं यहां पर कोड को शेयर करूंगा बस 1 मिनट के बाद। बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बच्चों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक नया फीचर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो पुराना सब्सक्रिप्शन है वो चेंज हो गया। वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जो पुराना सब्सक्रिप्शन जिस तरीके से अनअकैडमी प्लस पर आपकी पढ़ाई हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह से होगी। ये एक नया फीचर है, यानी कि अगर आप ऐसा फील करते हैं कि यू नीड अ पर्सनल कोच जो आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई को, आपके सारे तरीके को, गतिविधि को ध्यान में रख करके आपको गाइड करे, तो आप जुड़ सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। ठीक है, हमारी स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी होती हैं, स्पेशल क्लासेस को जरूर देखें, आपको आइडिया लग जाएगा कि प्लस पर किस तरह से पढ़ाई होती है। ठीक है, ये रहा हमारा यूट्यूब शेड्यूल। मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11, थर्सडे टू सैटरडे क्लास 12। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें livedaily.me/chat के थ्रू। पहले टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें। देन एक और बेहतरीन फीचर, यहां पर आप हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। livedaily.me/neet पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं बच्चों। कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मिलती हैं स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव पोल लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव। एक एक फीचर इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। इन फीचर्स के बारे में आप जानिए, इसके लिए स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करिए। हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है, इनके साथ जुड़िए। इसके साथ साथ मेरा एक कंप्लीट बायोलॉजी कोर्स चल रहा है आफ्टरनून 12 बजे, तो आप उस कोर्स के साथ भी जुड़ें और अपनी पूरी की पूरी तैयारी करें। कंप्लीट बायोलॉजी कोर्स भी ज्वाइन करें। ठीक है, नाउ अनअकैडमी चैंपियंस लीग, इसकी भी तैयारी करें, ध्यान रखें। और प्राइस हाइक अलर्ट बच्चों, प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है। आप लोगों को तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। 10% डिस्काउंट मिलेगा, यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें प्ले स्टोर पर जा करके। इंस्टॉल करने के बाद प्लस नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक, और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से यहां पर चूज कर लें सब्सक्रिप्शन। 9, 10, 11 के बच्चों के लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही बेहतर रहता है, क्योंकि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। जस्ट 1500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको कॉस्टिंग आती है। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलेगा। मेरे बहुत से सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की तरह मैं चाहता हूं आप सब भी मेरे स्टूडेंट बने और सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। अनअकैडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, #नीट लाइव डेली पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फॉर 9, 10th and 11th, 12th, all are our sister channels. So together, let's crack it. For joining with Unacademy subscription, use code Pradeep Live. You will get 10% discount also. Now the time for the code for human physiology. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर 20 क्वेश्चन दूंगा। मैं आपको टाइम दूंगा 40 सेकेंड्स का ईच क्वेश्चन को करने के लिए। एक बार आप जुड़ गए तो फिर मैं यहां स्टार्ट कर दूंगा। जस्ट 1 more minute। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरे यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग करें। आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, आई नो दैट। सारे बडिंग डॉक्टर्स हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी टेस्ट जरूर दें। ठीक है, क्योंकि टेस्ट देने से आपको आइडिया लगेगा आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, आई एम गोइंग टू क्रिएट द कोड। ये रहा कोड, आ गया आ गया आ गया आ गया, बस फ्यू सेकेंड्स। ये रहा कोड 348637 फटाफट जुड़े। जैसे ही 100 बच्चे जुड़ जाते हैं मैं क्विज को स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद आप क्विज को करते रहेंगे और एट योर लेवल, और मैं सेशन को दे दूंगा विराम। तो 348 ढंग से लिख देता हूं ताकि जो बच्चे दूर से देख रहे हैं उनको भी दिख जाए। मोबाइल को नजदीक से देखने की जरूरत नहीं है, दूर से ही आपको दिख जाएगा। और जैसे ही 100 बच्चे जुड़ जाते हैं आई विल स्टार्ट द क्विज। 13 बच्चे जुड़ चुके हैं, फास्ट करिए। बहुत से बच्चे हैं सेशन में, क्विकली करिए, फास्ट करिए। कोड इज 348637, 348637। वेरी गुड, 40 बच्चे जुड़ चुके हैं। आई एम जस्ट वेटिंग। 55 बच्चे जुड़ चुके हैं। भाई क्या बात है, आप सब डॉक्टर बनने लायक हैं। बहुत स्पीड है, बहुत एक्यूरेसी है। 70 बच्चे जुड़ गए हैं, भाई क्या बात है, दैट इज वंडरफुल, अमेजिंग। जितने ज्यादा बच्चे होंगे आपको कॉम्पीट करने में उतना ही मजा आएगा। और मैं चाहता हूं सारे बच्चे जुड़ जाएं ताकि कोई भी बच्चा बीच में से क्वेश्चन ना करे। स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक करिए, अपनी रैंक को देख पाएंगे। 97 बच्चे जुड़ चुके हैं।
सो आई विल स्टार्ट द काउंट डाउन नाउ। अब मैं 10 से लेकर 1 तक का काउंट डाउन करूंगा, जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं वैसे ही। ये तो आप जानते ही हैं, किसी भी जटिल ऑपरेशन को करने के लिए सर्जन की पूरी टीम की आवश्यकता होती है। और यहां पर क्विज को करने के लिए काफी बच्चों की आवश्यकता, 120 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। लेट मी डू द काउंट डाउन नाउ। वक्त आ चुका है कि मैं काउंट डाउन करूं। 130 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। चलिए मैं अपना काउंट डाउन शुरू करता हूं। पहला कहां से? 10 है ना? 10, 10, 9, 8, 7, 6, 150 बच्चे जुड़ चुके हैं। 6 तक आ चुके हैं हम। 6 के नीचे है 5, 4, 3, 2, 1। टाइम हो चुका है। 160 बच्चे जुड़ चुके हैं। अब मैं जा रहा हूं क्विज को स्टार्ट करने। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं जुड़ते रहिए। 40 सेकंड का टाइमर। मेरे स्टार्ट करने के बाद भी आप जुड़ेंगे तो भी आपको 15 सेकंड तो क्वेश्चन रीड करने का मिल ही जाएगा। ठीक है? जिस स्पीड से बच्चे जुड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए, है ना? 166 बच्चे जुड़ चुके हैं। वैसे तो एज पर माई प्रॉमिस मैंने काउंटडाउन कंप्लीट कर लिया, लेकिन देखो कई बार सैटेलाइट लॉन्च में भी काउंटडाउन जब नजदीक आ जाता है तब भी थोड़ा डिले कर दिया जाता है ना, फायदे के लिए। और बिलीव मी, आप ही का फायदा है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे आपकी रैंक उतनी कंसोलिडेटेड बनेगी। आपको पता चलेगा आप कितने बच्चों के साथ कंपीट कर रहे हो। 170 स्टूडेंट ज्वाइन। 5 और ज्वाइन हो जाए, मैं बस स्टार्ट करने ही वाला हूं। फटाफट बच्चे, फटाफट फटाफट फटाफट। 172, 173, बड़ी तेजी के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं। तो अब विलंब खत्म करते हैं। 174 बच्चे जुड़ चुके हैं। क्या बात है! मोर लर्नर्स ज्वाइनिंग इन। शाम को भी एक सेशन है, उसके बाद भी क्विज कराऊंगा, लेकिन उसमें 10 क्वेश्चन करेंगे। 174, वन मोर कैंडिडेट नीडेड। फटाफट जुड़िए। 175 बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्विज इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं जुड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्विज हैज स्टार्टेड। ठीक है, ये रहा टाइमर। तो इट हैज स्टार्टेड नाउ। 5, 4, 3, 2, 1। पहला प्रश्न आ चुका है। पार्किंसंस डिजीज के बारे में है। कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमर्स एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ लिम्ब is caused by degeneration of brain neurons that are involved in the movement control and make use of the neurotransmitter। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को यूज किया जाता है? माने कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ये हो जाता है? एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्राइन, डोपामिन एंड गाबा। 4 ऑप्शंस हैं। आंसर बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं। 15 सेकंड अभी भी बचे हुए हैं। तो बच्चों, हैप्पी आंसरिंग। सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन सून।